Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. This is the part 3 of the chapter number 1, Eukaryotic cell structure. We were discussing about different organelles of the cell. So let's start without wasting further of the time of our khair. So जो हम स्टडी कर रहे हैं that is about the first जो अभी हम डिस्कस करेंगे organelle that is the Golgi apparatus जिसको हम Golgi body, Golgi body कहते हैं और Golgi apparatus कहते हैं. अब जो इसके बारे में बताया हुआ है ना वो ये है कि ये क्या होता है. दिस इज़ बेसिकली अ फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड एक सैक है. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा दैट वी विल हैव द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एंड कुछ वेसिकल्स भी प्रेजेंट होंगे. ये पूरा का पूरा जो एपरेटस है दैट इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, जिसको कभी ने गोल्जी ने डिस्कवर किया था. इसका मेन काम क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की मॉडिफिकेशन होती है. ठीक है, उनकी पैकेजिंग होती है. आप ये कह सकते हो इट इज़ बेसिकली अ पैकेजिंग सेंटर. ठीक है, जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स में यानी वेसिकल्स की फॉर्म में डबल जो वेसिकल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं उनमें डाल दिए जाते हैं. और ख़ासकर यहाँ पर प्रोटीन के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रोटीन जो है जो बन जाता है ER फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, से पहले हमने पढ़ा कि इसके अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो फिर वो प्रोटीन आ जाते हैं टू द गोल्जी एपरेटस. और गोल्जी एपरेटस में ये जो वेसिकल्स हैं इसमें ये इसको कवर कर लेते हैं. मेम्ब्रेन बाउंडेड जो वेसिकल्स हैं वो बन जाते हैं और इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड देन दे आर रिलीज्ड इनटू द सेल साइटोप्लाज्म. तो अगर हम जनरलाइज फंक्शन की बात करें कि जो प्रोटीन्स बेसिकली बन जाएंगे, ठीक है, ER के अंदर जो प्रोटीन्स बन जाएंगे ये आ जाएंगे इनटू द गोल्जी एपरेटस. और गोल्जी एपरेटस में आने के बाद इसकी दो तरह से इस डिफरेंट कंपाउंड्स लग जाते हैं. या तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स लग जाएंगे ताकि इससे ग्लाइको प्रोटीन्स बन जाए, या फिर जो है लिपिड्स भी होते हैं डिफरेंट किस्म के, उनके साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं. फिर ये जो जब चीज़ें बन जाती हैं देन दे आर बेसिकली बीइंग मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, ऑब्वियसली बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स. एंड इसके अंदर ये पूरा चीज़ें प्रेजेंट होंगी जाएंगी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड देन दे आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द सेल साइटोप्लाज्म. दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ द कैमिलियो आई एम सॉरी द गोल्जी एपरेटस. ठीक है, ये हो गया इसके बारे में रिगार्डिंग इट्स फंक्शन. तो यहाँ पे बुक में यही लिखा हुआ है कि इट बेसिकली फंक्शन एज अ पोस्ट ऑफिस मेल सॉर्टिंग रूम, जिसमें जितने भी ईमेल्स वगैरह मेल्स होते हैं दे आर बेसिकली बीइंग कैटेगराइज्ड कि कहाँ किसने जाना है, यानी उसको पैक किया जाता है, तो सबको जो है ना ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि अपने डेस्टिनेशन तक दिन लेके जाए जा सकें. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनी विच इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं दैट इज बेसिकली द पावर हाउस ऑफ द सेल. एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जितने भी एनर्जी फॉर्मेशन होती है दैट इज़ बेसिकली हैपनिंग इन दिस ऑर्गेनली. जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि हार्ट के मायोकार्डियम में पाए जाते हैं. क्योंकि अभी से बात है हार्ट को मुसलसल पूरी जब से इंसान पैदा होता है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक जो है ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, काम करते रहते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. तो जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनर्जी डिमांड्स उतनी ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नाउ अगर हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो वी हैव बेसिकली एंड इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस लेयर. तो इसके एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि स्मूथ होता है एंड देन इनर मेम्ब्रेन जिसमें क्रिस्टा प्रेजेंट होते हैं. और इनके दरमियान में वी हैव अ स्पेस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ऑब्वियसली अंदर जो कि इनर मेम्ब्रेन को बाउंड करके रख रहा है ये स्पेस मैट्रिक्स कहलाती है. अब याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर मोस्टली अगर टिपिकल सेल की बात करते हैं तो अंदर क्या होता है नेगेटिव पोटेंशियल होता है और बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है. जब डी पोजीशन होगी तो पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर आ जाता है, नेगेटिव बाहर चला जाता है. कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है. तो बिल्कुल ऐसी यही बात यहाँ पे है कि ये मैट्रिक्स को आप कंसिडर करो कि सेल का अंदर का हिस्सा है तो ये नेगेटिव होगा और ये जो बाहर ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है. कीप इन माइंड दिस थिंग कि ये वाला जो मेम्ब्रेन है इट इज़ बेसिकली अलाउइंग ऑल द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो इस वाले पार्ट में आ जाए. और इस पार्ट को हम साइटोप्लाज्मिक पार्ट कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं. और फिर इससे मैट्रिक्स में जाने के लिए ऑब्वियसली बात है देयर आर लाइक डिफरेंट किस्म के चेक पोस्ट कह सकते हैं आप कि ये सब चीज़ों को अलाउ नहीं करते कि वो अंदर जाए मैट्रिक्स के अंदर. सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रिया को चीज़ें चाहिए होती है वही जो है वो अंदर जा सकती हैं, सब चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अंदर जाए सेल के. एक और बात जो बताई जा रही है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक साइड है यानी कि ये वाला जो साइड है इसको हम नाम देते हैं अन साइड का. नहीं इसको हम इसको हम पी साइड कहते हैं. ठीक है, पी साइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. और अंदर जो मैट्रिक्स वाला साइड है इसको हम एन साइड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है. नाउ जो माइटोकॉन्ड्रिया है
इसका अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये क्या करता है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि डीएनए इज बेसिकली द वन विच इज़ गोइंग टू कॉज डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए जो है मैसेंजर आरएनए को डेवलप करना डीएनए से ही होता है। हम उसी से टेम्पलेट्स बनाते हैं मैसेंजर आरएनए के, ट्रांसफर आरएनए के, रिबोसोमल आरएनए के। तो जब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है तो फिर ये डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और वो प्रोटीन्स कौन से हैं? वो प्रोटीन्स हैं रेस्पिरेटरी चेन प्रोटीन्स, जो कि 13 है, 13 रेस्पिरेटरी चेन प्रोटीन्स, ठीक है। इसको बनाने में ये मैसेंजर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही अपना रोल प्ले करता है। सिमिलरली पे छोटे छोटे जो राइबोसोमल आरएनएज होते हैं, छोटे बड़े राइबोसोमल आरएनएज बनाने में भी ये अपना रोल प्ले करता है। एंड इसके अलावा ट्रांसफर आरएनएज भी बनाता है। अब ये भी आपको याद रखना है दैट ऐसे नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डी होने की वजह से जितनी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में हमें नजर आते हैं वो सारे के सारे इस डीएनए ही नहीं कोड किए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सेल होता है, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, जो मेन डीएनए है सेल का, वो भी बहुत ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डू नॉट कंसिडर दिस कि सारे प्रोटीन जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आएंगे वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए बना रहा होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसका डीएनए होता है, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये लीनियर हो सकता है और कुछ में ये सर्कुलर हो सकता है, ठीक है। तो इट्स कैन बी ऑफ बोथ कैटेगरीज। नाउ वी कम टू वन ऑफ द क्लिनिकल्स जो कि डिस्कस किया हुआ है। साइड बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं अब हम क्लिनिकल के लिहाज से। अगर जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कुछ जाए म्यूटेशन वगैरह तो इसकी वजह से हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉब्लम, जिसको हम माइकोन्ड्रियोपैथीज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ जो एग्जांपल्स है जैसे कि वी कैन हैव अच्छा, इससे पहले कि ये माइटोकॉन्ड्रियोपैथीज के बारे में बात की जाए, कीप इन माइंड कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। जाइगोट के अंदर ये मदर के ओवम से आता है, इट इज़ नॉट फ्रॉम द स्पर्म। रीजन इसकी जो स्पर्म होता है उसका जो हेड है, हेड, और उसके बाद वी हैव द टेल वगैरह, और इसके दरमियान में वी हैव द नेक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला जो पार्ट होता है ये डिटैच हो जाता है जब कभी फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। So it is the mitochondria. It is not inherited from the father, but it is inherited from the mother. ठीक है. So this is one important thing you have to keep in mind. Now जो अगर तो मदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो ऑब्वियसली वो डिफेक्ट जो है वो जाइगोट में भी हमें नजर आएगा एंड दैट विल बी इनहेरिटेड डिसऑर्डर. नाउ एमटी यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है तो माइटोकॉन्ड्रियोपैथीज होती हैं. देयर आर प्रॉब्लम्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन हैव द लीवर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी. इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, वो नर्व जो कि हमारे आई को सप्लाई करता है, ठीक है, ये डैमेज हो जाती है एंड इसकी वजह से जो है ब्लाइंडनेस हो सकती है पेशेंट में. इसी तरह से वी कैन आल्सो हैव अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज म्यूटेशन, सिंगल म्यूटेशन हो जाए ट्रांसफर आरएनए में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ने ऑब्वियसली बात है ट्रांसफर आरएनए बनाया. अब अगर इसमें म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, अगर इसमें म्यूटेशन हो गई है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है. हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर होगा. हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर ही हुआ ना. और इसके बाद जो है वी कैन हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट जो प्लाज्मा के अंदर मैग्नीशियम आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है. तो ट्रांसफर आरएनए की अगर म्यूटेशन हो गई तो वी कैन हैव हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैग्नीशियम आयन्स की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है इन द प्लाज्मा दैट विल बी डिक्रीज. सिमिलरली अगर म्यूटेशन हो जाती है इन द राइबोसोमल आरएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो इसकी वजह से देयर कैन बी एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डेफनेस. इसका क्या मतलब होता है कि नॉर्मल केसेस में अगर कोई पेशेंट है, लेट्स से वो एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा है, ठीक है, या फिर वो जो है पैरामाइसिन ले रहा है, तो इनकी वजह से कोई भी ख़तरा नहीं होता है इतना ज़्यादा, ठीक है, इसके इतने ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं होते. बट अगर जो है किसी पेशेंट के अंदर राइबोसोमल आरएनए म्यूटेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो देन अगर वो ये एंटीबायोटिक्स लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इम्पैक्ट करेंगे, उसको हर्ट करेंगे, और हर्ट किस सूरत में होंगे कि दैट पेशेंट कैन हैव डेफनेस, ठीक है. देन वी हैव द फाइनल थिंग कि वो ऑर्गन्स जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, वो ऑर्गन जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे कि हमारे हार्ट के मसल्स हो गए हैं, और इसी तरह से जो है नर्वस सिस्टम हो गया है, ब्रेन हो गया, ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो वो सबसे ज़्यादा फिर इम्पैक्ट होते हैं इन केसेस में, इन म्यूटेशंस के अंदर. तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एज वेल. अब जो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम. तो फंक्शंस में दिस इज बेसिकली अ पावर हाउस फॉर द एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल. तो जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ये हो गया, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो गई. दिस इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन द
माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ कीप इन माइंड कि ये दोनों स्टेप्स इसके मोस्टली क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स हो गए और जो फैटी एसिड है ये होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था ये वाली जगह इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन देयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंजेस को जिसके जरिए से क्या बनेगा एटीपी फॉर्मेशन होगी जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये जो है इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है यहाँ पर वी हैव दी एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, तो वहाँ पे बेसिकली ये फिनोमेना होता है। एक आखिरी बात जो जैसे कि मैंने इसको पहले हमने डिस्कस किया लेकिन थोड़ा सा इसको फर्दर डिटेल से समझ रहे हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की दिस इज परमेबल टू ऑलमोस्ट ऑल दी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। उसकी वजह ये बताई हुई है कि यहाँ पर वी हैव दी माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम वोल्टेज डिपेंडेंट एनाइन चैनल्स भी कहते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट एनाइन चैनल्स ये क्या करते हैं, मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें अलाउ करते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हों। लेकिन ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है दिस इज़ लाइक वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, ये कुछ चीज़ों को ही अलाउ करेगा कि वो अपने अंदर से जाए, जैसे एटीपी को अलाउ कर दिया, सिट्रेट को कर दिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया या डिफरेंट प्रोसेस के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहे हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कि वो अंदर जा सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनऑर्गेनिक